नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पतंजलि फूड स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो ये स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर से बिलोंग करता है। देखो, आज इस स्टॉक के बारे में हम काफ़ी ज़्यादा डीपली एनालिसिस करने वाले हैं। देखने वाले हैं भाई स्टॉक में आखिर कितना रिटर्न मिल सकता है या कितनी गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, सारी चीज़ों के बारे में एक एक करके हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करें तो ये स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न है। देखा जाए तो स्टॉक ने पिछले 5 साल में एक 5 साल के टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे एक अच्छा खासा रिटर्न दिया था। देखा जाए तो पिछले 5 साल में स्टॉक ने 22,237% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था। मतलब 5 साल में स्टॉक ने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा करीब 22 गुना से ज़्यादा करके दिया था। लेकिन अगर देखा जाए तो उस 5 साल के बाद स्टॉक में एक लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है रिटर्न में। और अगर बात करें तो वो रिटर्न घटते घटते इस कदर यहाँ पे गिरते हुए जा रहे हैं कि एक बड़ी गिरावट स्टॉक में हमें देखने को मिल रही है। तो देखा जाए तो पिछले 5 साल में मतलब 2200% से के रिटर्न से गिर के स्टॉक यहाँ पे इस कदर पिछले 5 सालों में इस कदर यहाँ पे डाउन आ गया कि स्टॉक में एक बड़ी गिरावट यहाँ पे लगातार होने लगी है। अब आप सोच सकते हो भाई 2-5 साल पहले स्टॉक ने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी और अब वो स्टॉक की परफॉर्मेंस लगातार इतनी बड़े स्केल पे कैसे गिरती हुई जा रही है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है। देखो, गिरावट से तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाई स्टॉक में किस कदर यहाँ पे गिरावट चल रही है, ठीक है। और आने वाले टाइम में ये गिरावट आपको क्या और भी ज़्यादा देखने को मिल सकती है। लेकिन इससे पहले कुछ डेटा हमें देखने पड़ेंगे। अगर बात करें स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में तो यहाँ पे अगर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग पिछले साल 73.82% थी, जो इस साल घट के 69.48% हो गई है। तो देखा जाए तो यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है। एक चीज़ आप हमेशा याद रखना, देखो किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले प्रमोटर की होल्डिंग हमेशा 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखो, किसी भी स्टॉक में अगर प्रमोटर की होल्डिंग 50% से नीचे गिर जाती है तो प्रमोटर अपनी होल्डिंग को काफ़ी जल्दी स्पीड से कम करने की कोशिश करते हैं। क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में अगर जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टर्स होता है तो वो प्रमोटर होता है, जो कंपनी के बारे में सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है और कंपनी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक रुकता है और धीरे धीरे करके होल्डिंग को रिलीज करता है। प्रमोटर ही एक ऐसी एंटिटी होती है, ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक के बारे में सबसे ज़्यादा डीप इन्फॉर्मेशन रखते हैं। अगर आप उस स्टॉक के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन नहीं रखते तो समझ लो आपको प्रमोटर के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, क्योंकि प्रमोटर सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखते हैं उस स्टॉक के बारे में। अगर वो होल्डिंग कम करते हैं तो फिर आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। अगर देखा जाए तो स्टॉक मार्केट में दो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ऐसी भी है जो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में आती है। मोस्टली बंदे सोचते हैं कि पब्लिक इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, लेकिन पब्लिक इन्वेस्टर से ज़्यादा पैनिक एफआईआई और डीआईआई होते हैं। देखो, हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ना पब्लिक इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो अपने दादा परदादाओं से हमेशा सीखते आए हैं कि भाई पैसे को लंबे टाइम तक होल्ड करोगे एक अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा, ठीक है। और उसी स्ट्रैटेजी के ऊपर पब्लिक इन्वेस्टर्स यहाँ पे चलते हैं अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में, इसलिए वो इतने ज़्यादा पैनिक नहीं होते। लेकिन एफआईआई डीआईआई यहाँ पे सबसे ज़्यादा पैनिक होती है। अगर इनका फ्लैक्चुएशन लेवल, अगर इनके होल्डिंग लेवल 10-15% के लेवल को भी क्रॉस कर जाता है तो एक बड़ा फ्लैक्चुएशन आपको स्टॉक में देखने को मिलता है। और अगर इनका होल्डिंग अगर 30-35% के लेवल को क्रॉस कर जाती है तो एक बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिल सकती है। अगर बात करें स्टॉक मार्केट के दो सबसे ज़्यादा पैनिक इन्वेस्टर्स डीआईआई और एफआईआई की होल्डिंग की, तो यहाँ पे डीआईआई की होल्डिंग पिछले साल 1.36% थी, जो इस साल यहाँ पे बढ़ के हो गई है 6.27%। तो देखा जाए तो अभी भी डीआईआई की होल्डिंग का जो रेशियो है वो फ्लैक्चुएशन लेवल से काफ़ी ज़्यादा कम है। अगर बात करें एफआईआई की होल्डिंग की तो भाई एफआईआई की होल्डिंग पिछले साल 10.93% थी, जो इस साल बढ़ के हो गई है 13.32%। तो यहाँ पे जो एफआईआई का होल्डिंग रेशियो है वो एक फ्लैक्चुएशन लेवल को क्रॉस कर चुका है। अगर बात करें स्टॉक में पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग की तो देखो, यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग पिछले साल 7.66% थी, जो इस साल घट के कितनी हो गई है 6.18%। तो देखा जाए तो स्टॉक में लगातार जैसे जैसे रिटर्न घट रहे हैं वैसे वैसे पब्लिक इन्वेस्टर्स की होल्डिंग भी यहाँ पे लगातार गिरती हुई नजर आ रही है और वैसे वैसे प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पे लगातार गिरती हुई नजर आ रही है। आप कभी भी देखना, जब कोई भी स्टॉक के अंदर बड़ी गिरावट होती है तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो होल्डिंग बढ़ती है वो या तो एफआईआई की बढ़ेगी या फिर डीआईआई की बढ़ेगी, क्योंकि वो गिरते हुए मार्केट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना जानते हैं। लेकिन
यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर्स और प्रमोटर लगातार होल्डिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है स्टॉक में आने वाले टाइम में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो जो पॉपुलर ब्रांड होते हैं, अगर आप ये सोचते हो भाई पॉपुलर ब्रांड है तो पॉपुलर ब्रांड मार्केट में धूम मचा देगा, तो भाई मैं आपको बता दूं मार्केट में पिछले 7-8 महीनों से काफ़ी गिरावट का माहौल रहा है, और ऐसी गिरावट में काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो कम से कम 70-80% की गिरावट के शिकार हो चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा स्टॉक ऐसे भी है जहाँ पे प्रमोटर पूरी तरह से निकल चुके हैं, और वो कोई छोटे मोटे स्टॉक नहीं है, काफ़ी नामी गिरामी स्टॉक है। जैसे ICICI बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया, जोमेटो हो गया, पेटीएम हो गया, डिलीवरी स्टॉक हो गया, जो मार्केट में जिनका नाम है, और आज वहाँ पे प्रमोटर बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोटर निकल चुके हैं, और सारा का सारा माल FII, DII और पब्लिक इन्वेस्टर्स की झोली में है, और तीनों में ज़बरदस्त जंग चल रही है। ठीक है, तो ऐसा ना हो कि भाई यहाँ पे धीरे धीरे प्रमोटर गायब हो जाए और सारा का सारा माल आ जाए झोली में, तो थोड़ा सा प्रमोटर की होल्डिंग पे हमेशा फोकस होकर चलना। अगर स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो डेटा मैं आपको दिखाऊंगा वो करोड़ों के फॉर्म में रहेगा। देखो कंपनी का अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो पिछले साल कंपनी का रिवेन्यू 2019 का डेटा है यहाँ पे 2019 में 3,129 करोड़ का रिवेन्यू था टोटल रिवेन्यू, जो इस साल बढ़ के 9,144 करोड़ हो गया। ठीक है, अगर कंपनी के खर्चों की बात करें तो यहाँ पे खर्चे 2019 में 3,077 करोड़ के आसपास थे। देखा जाए तो ये खर्चे भी बढ़ गए, यहाँ पे 8,563 करोड़ हो गए। तो जैसे जैसे कंपनी का रिवेन्यू बढ़ रहा है वैसे वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। तो देखा जाए तो अगर स्टॉक की ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें, जो कि फाइनेंशियल कंडीशंस का, जो फाइनेंशियल टर्म्स का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। देखो ऑपरेटिंग किसी भी स्टॉक की फाइनेंशियल कंडीशन देखने से पहले आपको स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट जरूर चेक करना चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही बताता है भाई कंपनी कुछ कर भी रही है या फिर हाथ पे हाथ रखे बैठी है। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब होता है भाई कंपनी अपने स्टाफ के दम पे, अपने प्रोडक्ट और सर्विस के दम पे आखिर कितना रिवेन्यू जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे पिछले साल अगर 2019 की बात करें तो यहाँ पे 36 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट था स्टॉक का, जो इस साल बढ़ के कितना हो गया है 541 करोड़। अब यहाँ पे एक डिफरेंस आपको समझाता हूँ मैं। देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लेके अगर इस स्टॉक का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 541 करोड़ है तो भाई रिवेन्यू 9,144 करोड़ कैसे आ गया? सोचने वाली बात है। अगर आप एनालिसिस करते हो तो इस चीज़ का जवाब ज़रूर सोचना कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट 541 करोड़ है तो टोटल रिवेन्यू 9,144 करोड़ कैसे बन गया? यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी कंपनी अगर रिवेन्यू जनरेट नहीं कर पाती, मतलब वो अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती, तो स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और जो स्टॉक अपना ऑपरेटिंग रिवेन्यू जनरेट करने में सक्षम है तो वहाँ पे आपको एक ये प्लस पॉइंट मिलेगा कि भाई कुछ भी हो लेकिन कंपनी कुछ तो कर रही है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था भाई एक कंपनी के इनकम के मल्टीपल सोर्सेज हो सकते हैं। देखो कंपनी क्या होता है कि वो अदर सोर्सेज कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे अदर इनकम हो गया या मार्केट से कितना इंटरेस्ट हो गया, ये सारी चीज़ें अदर इनकम सोर्सेज होती है। देखो क्या होता है कि कंपनी मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करती है, गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करती है, फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह को भी इंटरेस्ट बेस पे देती है। तो वहाँ पे वो सारा पैसा जो उन्होंने मार्केट में लगा रहा, वहाँ से कितनी कमाई आई, जो इनडायरेक्ट इनकम आई, वो कंपनी के अदर इनकम सोर्सेज हो गए। लेकिन जो कंपनी का परमानेंट और सबसे मजबूत इनकम सोर्स होता है वो होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगर कोई कंपनी जनरेट करने में सक्षम नहीं है, भले ही उसका अदर इनकम सोर्सेज कितना भी मजबूत हो, तो स्टॉक में आपको बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। इसलिए हमेशा जो एक इन्वेस्टर्स को हमेशा कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट से मतलब होना चाहिए, जिससे कंपनी की इंटरनल परफॉर्मेंस का पता चलता है। अगर बात करें स्टॉक के रिजर्व के बारे में तो देखते हैं कंपनी डेबिट फ्री है या डेबिट के अंदर चल रही है। तो यहाँ पे अगर 2015 का डेटा देखा जाए तो कंपनी का रिजर्व 2,188 करोड़ था, जो इस साल आते आते कंपनी का रिजर्व हो गया है 4,784 करोड़। मतलब कंपनी यहाँ पे 4,784 करोड़ के कर्जे के साथ चल रही है। मतलब कंपनी 4,784 करोड़ के कर्जे के साथ मार्केट में ट्रेड कर रही है। अब जब कंपनी खुद ही कर्जे में है तो भाई यहाँ पे आपको रिटर्न कहाँ से देखने को मिलेगा? इसी वजह से यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है कि भाई देखो होल्डिंग पैटर्न तो स्टॉक का काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंडीशन है कंपनी की वो ज़्यादा खराब हो गई। इसी वजह से स्टॉक के लगातार पिछले 5 साल से रिटर्न लगातार ताबड़तोड़ गिरते जा रहे हैं, क्योंकि कंपनी के ऊपर 4,784 करोड़ का कर्जा है। यहाँ से आपको पता चलता है भाई कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है। अब बात करते हैं तीसरे सबसे खास पॉइंट के बारे में।
जो कि होता है मार्केट इन्वेस्टमेंट। देखो कोई भी बिजनेस अपने बिजनेस को मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए आखिर अपने बिजनेस पे कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मतलब कोई भी कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए एक्सपेंड करने के लिए आखिर कितना इन्वेस्टमेंट कर रही है। देखो कुछ कंपनी ऐसी होती है जो सीमित दायरे में बिजनेस करती है और उनका बिजनेस सीमित दायरे में सिमट के रह जाता है, वहाँ पे कस्टमर का रिटर्न भी सिमट के रह जाता है और कस्टमर के जो स्कोप है वो भी सिमट के रह जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा कंपनी ऐसी भी होती है जो मार्केट में अपने बिजनेस को लगातार एक्सपेंड करती है, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे करे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे करे। अब जैसे टीसीएस है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, ये भाई जानी मानी कंपनी क्यों है? क्योंकि ये अपने बिजनेस को मार्केट में लगातार एक्सपेंड कर रही है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पे, इसलिए इनमें स्कोप भी आपको लॉन्ग टर्म देखने को मिलेंगे, अच्छा खासा स्कोप देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म आपको वहाँ पे रिटर्न भी देखने को मिलते हैं। जहाँ पे एक ट्रस्ट बन जाता है, भाई स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रहा है, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट रिलेशनशिप बन जाती है कंपनी और एक इन्वेस्टर्स के बीच में। इस वजह से लोग वहाँ पे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये स्टॉक मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, चाहे वो मार्केटिंग में करे, आउटलेट डालने में करे, या एम्प्लॉयज़ को हायर करने में करे, या प्रोडक्ट वगैरह को लेके करे। तो यहाँ पे कंपनी ने अगर 2000 यहाँ पे जो डेटा चल रहा था वो 2015 का है, तो 2015 में कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, जो इस साल तक आते आते 2024 तक आते आते कंपनी ने मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 31 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। देखा जाए तो कंपनी का अगर टोटल रिवेन्यू की बात करें तो वो 9,144 करोड़ है, लेकिन फिर भी कंपनी मार्केट में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 31 करोड़ का रिवेन्यू यहाँ पे 31 करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेशन लेके चल रही है। ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है कि भाई ब्रांड जो है मार्केट में अपने बिजनेस को फैलाने के लिए कोई खास बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, तो ये दूसरा सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें देखने को मिलता है। अब आप इस स्टॉक के बारे में क्या सोचते हो, आपकी एनालिसिस क्या बोलती है, आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पतंजलि फूड स्टॉक को लेके। अगर आपके माइंड में कोई भी ऐसा स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या फिर आपने स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर दिया है और आपको स्टॉक के बारे में, इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं पता, तो आप हमें कमेंट करके अपने स्टॉक का नाम बताइए। हम आने वाली वीडियो में आपके स्टॉक को जरूर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो या चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डिप्ले एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहें, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहें। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।